एल्बर्ट की मौत एक कार एक्सीडेंट में हो गई जब वो अपनी सेक्रेटरी के साथ एक आइलैंड पर छुट्टियां मना रहा था। जब पुलिस ने मुझे घटनास्थल पर बुलाया तो मैंने उसकी सेक्रेटरी रोज को उसके निर्जीव शरीर के पास घुटनों के बल बैठा पाया। वो दर्द भरी आवाज में उसका नाम पुकार रही थी, लेकिन जो चीज मेरी नजरें खींच रही थी वो थी एल्बर्ट की आत्मा जो हवा में मंडरा रही थी। शायद जो सच्चे प्यार के साथ धोखा करते हैं उन्हें पाताल लोक का स्वामी भी ठुकरा देता है। चैप्टर 1। पास खड़े पुलिस अफसर ने हल्के से गला खनखारा, खामोशी तोड़ते हुए, मिस लिन। सिर्फ यही शब्द सुनकर रोज चौंक गई, जैसे किसी ने उसे उसकी गमगीन दुनिया से बाहर खींच लिया हो। उसने अपना लाल आंसुओं से भीगा चेहरा मेरी तरफ घुमाया, लेकिन उसके चेहरे पर अचानक एक गहरी अंधेरी भावनाओं की परछाई उभर आई। क्या एल्बर्ट सच में रोज से इतना ज्यादा मोहब्बत करता था कि मरने के बाद भी उसे बस हल्की चोटें और खरोंचें ही मिली? लेकिन एल्बर्ट का प्यार। मैंने उस पारदर्शी आकृति की तरफ देखा जो हवा में खड़ा सब कुछ देख रहा था। एक पल के लिए मेरी नजरें उससे मिली और मैंने नापसंदगी से अपनी जुबान चटकाई। एल्बर्ट का प्यार एक गिरगिट की खाल की तरह रंग बदलने वाला था। जब रोज पूरी तरह मेरी तरफ मुड़ी तो उसका चेहरा गुस्से से लाल था। बिना एक शब्द कहे वह मुझ पर झपट पड़ी। एल्बर्ट की आत्मा भले ही अब एक निर्बल छाया मात्र थी, फिर भी सहज रूप से रोज को बचाने के लिए आगे बढ़ी, जैसे उसे डर हो कि मैं उसे नुकसान पहुंचा दूंगा। लेकिन आखिरकार वो तो सिर्फ एक आत्मा था, वो कुछ कर ही नहीं सकता था। रोज सीधे उसके पार निकल गई और लड़खड़ाती हुई मेरे सामने आ गिरी। रोज, संभल कर। एल्बर्ट ने नाराजगी भरी नजरों से उसे देखा, हल्के से डांटते हुए। फिर उसने मुझ पर उसी जुनून से घूरा जैसे वो अब भी एक जिंदा इंसान हो। ग्लोरिया, मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, रोज को चोट मत पहुंचाना। बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले कई बार कह चुका था, लेकिन अफसोस इस बार भी उसकी आवाज सिर्फ मैं ही सुन सकती थी। रोज ने गुस्से से तड़पते हुए मेरे कंधों की ओर हाथ बढ़ाया। उसका चेहरा क्रोध से बिगड़ चुका था। उसके इरादे साफ थे। मैंने भौहें सिकोड़ ली और खुद को बचाने के लिए एक कदम पीछे हट गई, लेकिन इससे पहले कि रोज सीधे जमीन पर गिर जाती, पुलिस अफसर ने उसे थाम लिया। मिस ये, कृपया खुद को संभालिए, उसने सख्ती से कहा। मिस लिन, जो मिस्टर एन की पत्नी हैं, वही उनकी मृत्यु से जुड़ी सारी औपचारिकताएं संभालेंगी। पुलिस अफसर ने एल्बर्ट और रोज के रिश्ते की सच्चाई भांप ली थी, तभी उसने पत्नी शब्द पर खास जोर दिया। रोज एकदम ठिठक गई, उसका चेहरा घिनौने गुस्से से विकृत हो गया। वो किसी भटकती आत्मा जैसी लग रही थी, बदसूरत और भयावह, ठीक वैसे ही जैसे जोआक्विन को सबसे ज्यादा डर लगता था। मैं इसे रिपोर्ट करना चाहती हूँ, रोज चीख पड़ी। ये कोई हादसा नहीं था, एन का एक्सीडेंट एक साजिश थी। इसने किया है, इसने सब प्लान किया। पुलिस अफसर ने गहरी सांस ली, जैसे पहले से ही उसके इस ड्रामे के लिए तैयार हो। रोज को इस तरह बिखरते देख मैंने सहज रूप से एक कदम पीछे हटाया, अफसर को अपने और उसके बीच ढाल बनाते हुए। कोई जरूरत नहीं थी कि ऐसी पागल औरत मुझ पर हाथ डाले। अब तक एल्बर्ट भी रोज के पास आ चुका था। उसकी ठंडी बर्फ जैसी नजरों ने मुझे घूरना शुरू कर दिया। मैं उसकी भावनाओं को पूरी तरह नहीं समझ पाई, लेकिन अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था, उसे भी मुझ पर शक था। चैप्टर 2। पुलिस अफसर अब झुंझला चुका था। उसने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि मैंने उसे रोक दिया और रोज की तरफ देखा। अगर तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है तो तुम्हारे आरोप सिर्फ बेबुनियाद बदनामी है। मैं तुम पर मानहानि का मुकदमा कर सकती हूँ। रोज ने गुस्से से दांत भींच लिए, अपनी नाराजगी काबू में रखने में असमर्थ। मुझे ये सब बेहद उबाऊ लगा, इसलिए मैंने बड़े शांत स्वर में उसे याद दिलाया। मैं कहूंगी कि तुम वापस जाओ और एल्बर्ट की छोड़ी हुई चीजों को संभालना शुरू करो। मैंने जानबूझकर एक पल का विराम लिया। आखिरकार वो सब हमारी शादीशुदा जिंदगी की संपत्ति थी, एल्बर्ट और मेरी साझा मिल्कियत। उसकी पत्नी होने के नाते मैं जोआक्विन के साथ एल्बर्ट की पूरी संपत्ति की इकलौती उत्तराधिकारी हूँ। मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तो मिस ये, क्यों न तुम अंदाजा लगाओ कि क्या मैं वो सारे पैसे वापस मांग सकती हूँ जो एल्बर्ट ने तुम पर खर्च किए थे। रोज की लगातार चल रही सिसकियां एक झटके में थम गईं। उस पल की खामोशी का फायदा उठाते हुए पुलिस अफसर ने पास खड़ी महिला अधिकारी को इशारा किया कि वो रोज को कमरे से बाहर ले जाए। जैसे ही रोज बाहर निकली, एल्बर्ट की आत्मा भी उसके पीछे जाने की कोशिश करने लगी, लेकिन दरवाजे तक पहुंचते ही एक अदृश्य ताकत ने उसे झटके से वापस कमरे के अंदर खींच लिया। मैंने ठंडी हंसी के साथ कहा, यही अंजाम होना चाहिए था। जिस अफसर ने मुझे यहाँ बुलाया था, उसने औपचारिक लहजे में कहा, मिस लिन,
मिस्टर एन के अंतिम संस्कार की सारी व्यवस्था अब आपके जिम्मे है। हमें यकीन है कि आप इसे अच्छे से संभाल लेंगी। मैंने मान लिया कि पुलिस मुझसे संपर्क करने से पहले पूरी जांच कर चुकी थी। एल्बर्ट की कार दुर्घटना को वास्तव में एक हादसा करार दिया गया था। रास्ते में अफसरों ने मुझसे एल्बर्ट के बारे में सिर्फ कुछ बुनियादी सवाल पूछे और उससे ज्यादा कुछ नहीं। मुझे उसकी बिगड़ी हुई बेजान शक्ल देखने की कोई इच्छा नहीं थी, न उसकी जिंदगी में और न ही उसकी मौत के बाद। खून से लथपथ और बुरी तरह बिगड़ा हुआ चेहरा, एक डरावने सपने जैसा। मैंने अपने असिस्टेंट और वकील को फोन कर सारी व्यवस्थाएं संभालने के लिए कहा और फिर वहां से निकलने के लिए तैयार हो गई। जल्दी में यहां आने के कारण मैंने नैनी से कहा था कि वो जोआक्विन को किंडरगार्टन से ले आए, लेकिन फिर भी मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। अपने जीवन में पिता के बिना जोआक्विन मुझसे कुछ ज्यादा ही जुड़ा हुआ था। अगर मैं उसके पास न होती तो शायद वो सोने से ही मना कर देता। जैसे ही कागजी कार्यवाही पूरी हुई और पुलिस ने पुष्टि कर दी कि मेरा असिस्टेंट बाकी चीजें संभाल लेगा, मैं सीधे एयरपोर्ट की ओर रवाना हो गई ताकि पहली ही फ्लाइट लेकर घर लौट सकूं। चैप्टर 3। अब मुझे यकीन हो गया, एल्बर्ट मुझे छोड़कर नहीं जा सकता था। प्लेन के ऊपर हवा में उसकी आत्मा को मंडराते हुए देखकर मैंने हल्की मुस्कान के साथ आंखें थोड़ी संकरी कर ली, अपनी मनोरंजक भावना छुपा न सकी। अगर ऐसा है तो फिर ये दिलचस्प होने वाला है। जैसे ही मैं फ्लाइट से उतरी, मुझे नैनी का एक वीडियो मैसेज मिला। वीडियो में जोआक्विन अपने क्यूट पजामे पहने हुए था। उसकी बड़ी गहरी आंखें झपक रही थी, लेकिन वो सोने के लिए तैयार नहीं था। आखिरकार जब नैनी ने उसे बताया कि मम्मी कैमरे के पीछे देख रही हैं, तब जाकर उसने अनने ढंग से सीधा बैठकर लेंस की तरफ मुस्कुराया। मम्मी, जोआक्विन आपके साथ सोना चाहता है, आप घर आ सकती हैं प्लीज। जोआक्विन इस साल 5 साल का था और अगले साल उसका एलिमेंट्री स्कूल शुरू होने वाला था। फिर भी उसकी नन्ही मीठी आवाज मेरे दिल को छू गई। मैंने अपनी चाल तेज कर दी और घर की ओर बढ़ गई। मेरा असिस्टेंट पहले ही कार की व्यवस्था कर चुका था और मैं 1 घंटे के भीतर घर लौट आई। नैनी जोआक्विन को एक पिक्चर बुक पढ़कर सुना रही थी जब मैं अंदर आई। दरवाजे की आवाज सुनते ही जोआक्विन तुरंत दौड़कर मेरी तरफ आया। मैंने उसे गोद में उठाकर गले लगाया, ये भरोसा दिलाते हुए कि मैं उसके पास हूँ। फिर उसे उसके कमरे में ले गई। वहां मैंने उसे एक कहानी सुनाई जब तक कि वो आखिरकार गहरी नींद में नहीं चला गया। उसे कंबल ओढ़ाते हुए मेरी नजर खिड़की की ओर गई। एल्बर्ट की आत्मा वहां गद्देदार विंडो सीट पर चुपचाप बैठी थी। जिंदगी में शायद इसलिए कि उसे मुझसे लगाव नहीं था, एल्बर्ट ने जोआक्विन के लिए भी ज्यादा स्नेह नहीं दिखाया। वो शायद ही कभी घर पर रहता था, अपने बेटे के साथ वक्त बिताने की बात तो दूर थी। आज भी जब मैं जोआक्विन को सुला रही थी, उसने एक बार भी अपने पिता का जिक्र नहीं किया। कमरे के कोने से एल्बर्ट की धीमी बड़बड़ाहट सुनाई दी, जोआक्विन कभी मेरे बारे में क्यों नहीं पूछता। मैं जोर से हंसने ही वाली थी। जोआक्विन के शांत मासूम चेहरे को देखते हुए मैंने उसके माथे पर एक हल्का चुंबन दिया और फिर मास्टर बेडरूम की ओर लौट गई। चैप्टर 4। मैं इस बात को ज्यादा लंबा खींचने के मूड में नहीं थी। बिस्तर के किनारे बैठकर मैंने सीधा सवाल किया, जोआक्विन 5 साल का है। इन 5 सालों में तुमने कितनी बार उसके साथ वक्त बिताया? क्या तुम उसे कभी एम्यूजमेंट पार्क लेकर गए? क्या तुमने कभी उसे रात में लोरी सुनाकर सुलाया? और अब तुम्हें उम्मीद है कि वो तुम्हारी परवाह करेगा? जोआक्विन अपने फैमिली ड्राइवर को तुमसे ज्यादा जानता है। मैंने अपनी नजरें उस पर टिका दी। हमारी शादी को 10 साल हो चुके थे और इनमें से 3 साल वो अपनी सेक्रेटरी के साथ धोखा दे रहा था। एल्बर्ट की पारदर्शी आत्मा मेरी आंखों में घूर रही थी, एकदम स्तब्ध। कमरे में भारी खामोशी छा गई। उसका चेहरा अविश्वास से भर गया था, बिल्कुल विपरीत उस शांत और संयमित मिस्टर एन से जिसे मैं जानती थी। तुम मुझे देख सकती हो? वो बुदबुदाया। मैंने जवाब देने की जरूरत भी नहीं समझी, बस उसे उसी तरह घूरती रही जैसे वो कोई मूर्ख हो। एल्बर्ट ने एक गहरी सांस ली और मेरी वैनिटी के सामने जाकर बैठ गया। जब उसने शीशे में अपनी परछाई न देखी तो कुछ सेकंड के लिए एकदम जम गया। मैंने ठंडी हंसी के साथ अपनी बाहें सीने पर बांध लीं। तो मिस्टर एन, मौत के बाद भी तुम मुझसे छुटकारा नहीं पा सके? जब मुझे रोज के साथ उसके अफेयर के बारे में पता चला था, मैंने तलाक के लिए अर्जी डाल दी थी। लेकिन उसने तलाक देने से इनकार कर दिया, ये दावा करते हुए कि वो मेरे बिना या जोआक्विन के बिना रह नहीं सकता। उसने मेरी हर अर्जी को खारिज करवाने के लिए हर बहाना बनाया। जब हालात बर्दाश्त से बाहर हो गए तो मैंने मामला अदालत तक खींच लिया।
लेकिन रोज के साथ उसके अफेयर का ठोस सबूत न होने की वजह से मेरा केस कमजोर पड़ गया। वो उसकी सेक्रेटरी थी, उनका बार बार मिलना और साथ आना जाना कोई असामान्य बात नहीं थी। कई नाकाम कोशिशों के बाद मैंने आखिरकार हार मान ली। एक अलग नजरिए से देखूं तो एक खामोश एटीएम होना इतना भी बुरा नहीं था। वो घर से बाहर ही रहता, कोई फालतू परेशानी नहीं खड़ी करता और पैसे की सप्लाई लगातार बनी रहती। तो मैंने जोआक्विन के नाम पर रियल एस्टेट खरीदना शुरू कर दिया और अपने करियर पर ध्यान देने लगी। मेरे मन में हमेशा ये आशंका बनी रहती थी कि कभी भी एल्बर्ट अचानक तलाक के लिए तैयार हो सकता है। लेकिन मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तलाक के कागजों की बजाय मुझे उसकी मौत की खबर मिलेगी। एल्बर्ट का कोई भाई बहन नहीं था और उसके माता पिता भी नहीं रहे थे, इसलिए उसकी सारी संपत्ति अब कानूनी रूप से उसकी पत्नी और जैविक बेटे मुझे और जोआक्विन की थी। एल्बर्ट सच में बड़ा दरियादिल आदमी था। चैप्टर 5। पूरी रात हमारी मुश्किल से कोई बात हुई। मैं जल्दी सो गई। सुबह मेरे असिस्टेंट ने एल्बर्ट का क्रिमेशन सर्टिफिकेट भेजा, साथ ही उसका एक वीडियो भी जिसमें उसका शव क्रिमेटोरियम में रखा जा रहा था। एल्बर्ट, जो पास ही हवा में तैर रहा था, उसे अंदाजा भी नहीं था कि मैं क्या देख रही हूँ। वो थोड़ा और पास आया और मेरे फोन की स्क्रीन पर नजर पड़ी। तुम्हें जरा भी दुख नहीं हो रहा? उसने भारी स्वर में कहा, उसके शब्दों में कड़वाहट साफ झलक रही थी। मैंने अपनी कॉफी का पूरा आनंद लेते हुए एक घूंट लिया, जबकि एल्बर्ट की भौहें और ज्यादा सिकुड़ गईं। उसके सवाल को नजरअंदाज करते हुए मैंने आखिरी घूंट खत्म किया और जोआक्विन को किंडरगार्टन के लिए जगाने उसके कमरे में चली गई। मेरी चुप्पी से झुंझलाकर एल्बर्ट मेरे आसपास मंडराने लगा और गुस्से में अपनी आवाज तेज करने लगा। लेकिन जोआक्विन, जो अभी अभी जागा था और पूरे हंगामे से बेखबर था, नींद भरी आंखों से मुझे देखकर मुस्कुरा दिया। मम्मी, आज मैं बहुत सारे स्नैक्स लेकर जाना चाहता हूँ ताकि अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकूं। ब्रश करते वक्त भी जोआक्विन जोश से उछल कूद कर रहा था। मैं मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी जब मैंने उसके लिए सारे स्नैक्स अच्छे से बैग में रखे। अध्याय 6। जोआक्विन को स्कूल छोड़ने के बाद और अपने वकील के साथ ऑनलाइन कुछ डिटेल्स कंफर्म करके मैं एल्बर्ट की कंपनी की ओर निकल पड़ी। एल्बर्ट ने ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं दी, शायद वो मुंह फुलाकर बैठा था या फिर रोज से मिलने की उम्मीद कर रहा था। वैसे भी उसे निराशा ही मिलने वाली थी। मर्द अक्सर लोगों को समझने में चूक कर जाते हैं। जब हम ऑफिस पहुंचे तो रोज वहां नहीं थी। एल्बर्ट के दूसरे सेक्रेटरी मिस्टर वू पहले ही उसकी मौत की खबर सुन चुके थे और मेरे वकील का कॉल भी आ चुका था। उसे अच्छी तरह समझ आ गया था कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ, इसलिए उसने सोच समझकर दोपहर 2 बजे की मीटिंग तय कर दी थी। मिस्टर वू मुझे एल्बर्ट के ऑफिस तक ले गए। मिस लिन, कृपया यहाँ बैठिए, मैं जरूरी दस्तावेज लेकर आता हूँ, उन्होंने कहा, फिर एक पल के लिए रुके। कुछ सेकंड की झिझक के बाद उन्होंने एक कैबिनेट खोली जिसके पीछे एक छिपा हुआ बेडरूम था। अगर आप थकी हुई महसूस कर रही हैं तो यहाँ आराम कर सकती हैं, उन्होंने सुझाया। छोटे से कमरे में एक बड़ा सा बिस्तर, एक साधारण अलमारी और यहाँ तक कि एक बाथटब भी था। मैंने त्योरियां चढ़ा ली। एल्बर्ट और रोज ने इस कमरे में क्या क्या किया होगा, ये सोचकर ही यहाँ रुकने की मेरी जरा भी इच्छा नहीं रही। या उससे भी बुरा, अगर कुछ इसी ऑफिस में हुआ हो तो जितना ज्यादा मैंने सोचा उतनी ही घिन महसूस होने लगी। ये जगह तो गंदी है, मैंने नाक सिकोड़ते हुए पीछे हटते हुए बुदबुदाया। मैं यहाँ रुकने से बेहतर मिस्टर वू आपके ऑफिस में बैठूंगी। एल्बर्ट, जो अब तक असामान्य रूप से चुप था, गुस्से में मुझे घूरने लगा। लेकिन मैंने उसकी नाराजगी को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया और मिस्टर वू को इशारा किया कि वो मुझे अपने ऑफिस में ले जाए। कोई और विकल्प न देखते हुए मिस्टर वू तुरंत मुझे अपने ऑफिस ले गए। अध्याय 7। कुछ दस्तावेजों की समीक्षा करने और एक विशेषज्ञ से रिमोटली चर्चा करने के बाद दोपहर हो चुकी थी। एल्बर्ट को आखिरकार समझ आ गया था कि मैं क्या करने की योजना बना रही हूँ। जैसे ही मैं मिस्टर वू के साथ कैफेटेरिया की ओर बढ़ी, एल्बर्ट गुस्से में भड़का हुआ मेरे पीछे पीछे चलता गया। मुझे अपशब्द कहता रहा। कितना विडंबनापूर्ण था ये। हम पहली बार तब मिले थे जब मैं 17 की थी। 18 की उम्र में उसे चाहने लगी, 23 में शादी कर ली। और अब पहली बार मैं इस महान मिस्टर अन को तुनक मिजाज बच्चे की तरह बर्ताव करते देख रही थी। ग्लोरिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी शेयर्स बेचने की? ये सब मेरा है, तुम्हें क्या हक है? एल्बर्ट गुस्से से चिल्लाया। सच तो ये था कि एल्बर्ट एक साधारण परिवार से आया था। जो कुछ भी इस कंपनी ने हासिल किया था वो उसकी मेहनत और महत्वाकांक्षा का नतीजा था।
अपने साथियों के बीच वो एक उभरता हुआ सितारा था। 20 की उम्र में ही उसने मुझे प्रपोज कर दिया था। लेकिन हमने शादी 3 साल बाद की, क्योंकि वह चाहता था कि वो मुझे एक बेहतर जिंदगी दे सके। और फिर भी हमारी शादी के 7वें साल में उसने धोखा दिया। जब मिस्टर वू खाना लेने चले गए, मैंने आखिरकार जवाब दिया, अब ये मेरे हैं। मैंने कोई और विस्तार से समझाने की जरूरत नहीं समझी। एल्बर्ट जड़ हो गया, उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं। ग्लोरिया, तुम बहुत बुरी मौत मरोगी। दोपहर के खाने के बाद मैंने थोड़ी देर आराम किया और फिर दोपहर की मीटिंग के लिए निकल पड़ी। अभी मैं कॉन्फ्रेंस रूम तक पहुंची भी नहीं थी कि अंदर से एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। वो रोज थी। मैं दरवाजे के फ्रेम से टेक लगाकर खड़ी हो गई और एल्बर्ट की ओर देखा। उसकी आंखों में एक उम्मीद की हल्की सी झलक थी, जिसे देखकर मैं हंसे बिना नहीं रह सकी। कितना मूर्ख आदमी है। प्रिय शेयर होल्डर्स, रोज की आवाज दरवाजे के उस पार हल्के से गूंजी। एल्बर्ट बेताबी से मुझे हटाने की कोशिश करने लगा, बार बार गुस्से से मुझे घूरता रहा। लेकिन मैंने 1 इंच भी कदम नहीं हटाया। अगर मैं अंदर नहीं गई तो वो भी नहीं जा सकता था। उसे कोई और चारा नहीं था सिवाय मेरे साथ वहीं खड़े होकर सुनने के। मिस्टर अन अब इस दुनिया में नहीं रहे। रोज की आवाज थोड़ी कांप गई। मुझे लगा कि अगर उसने ज्यादा ड्रामा किया तो मेरी योजनाएं बिगड़ सकती थी। इसलिए मैंने अभी के लिए एल्बर्ट को चिढ़ाना बंद कर दिया। मैंने दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा। मिस, ये क्या सहयोग है? मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा। अध्याय 8। मेरी आवाज सुनकर सफेद शिफॉन ड्रेस में खड़ी रोज स्पष्ट रूप से सहम गई। नमस्कार सभी को, मैंने शेयर होल्डर्स को संबोधित किया और रोज को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। वो मेरी निर्धारित सीट के सामने जमी रही। मैंने अपना बैग टेबल पर रखा और हल्का सा भौहें उठाईं। मिस, ये क्या अभी भी आपको यहाँ कुछ चाहिए? रोज ज्यादा होशियार नहीं थी और उसका चेहरा उसके मन की हर बात बयां कर देता था। उसकी आंखों में झांकते ही मैं समझ गई कि वो क्या चाल चल रही थी। बिल्कुल वैसे ही जैसे 3 साल पहले, जब वो पहली बार एल्बर्ट के साथ किसी होटल में गई थी और बाद में मुझसे ऐसे मिली थी जैसे उसने कोई बड़ी जीत हासिल कर ली हो। उसके चेहरे पर आत्मसंतोष और उकसावे का मिला जुला भाव था। इस बार भी कुछ अलग नहीं था। सिर्फ एक नज़र डालते ही साफ हो गया कि उसकी मंशा क्या थी। वो इन शेयर होल्डर्स के साथ मिलकर एल्बर्ट के शेयरों का सौदा अपने निजी फायदे के लिए करना चाहती थी। एल्बर्ट एक मूर्ख था। उसने रोज की आंखों में छिपी चालाकी को नजरअंदाज कर दिया। लेकिन जैसे ही उसने मिस्टर जिन, एक पुराने शेयर होल्डर, की ओर रोज की सहमी हुई नजर को देखा, वह तुरंत बेचैन हो उठा। बस एक झलक ही काफी थी कि उसका आत्मा फिर से रोज के लिए तड़प उठे। वो तेजी से मेरी ओर बढ़ा और गुस्से से जलती आंखों से मुझे घूरने लगा। ग्लोरिया, अगर तुमने रोज को कोई नुकसान पहुंचाया तो कसम खाता हूँ मैं तुम्हें अपने साथ नर्क में घसीट ले जाऊंगा। नर्क? मैंने उसे पूरी तरह अनदेखा कर दिया और अपनी नज़र हल्के गंजे मिस्टर जिन पर टिका दी। रोज की पसंद वाकई निराशाजनक थी, लेकिन मैं उसकी स्थिति को अच्छी तरह समझती थी। यहाँ मौजूद हर शेयर होल्डर को एल्बर्ट के साथ उसके अफेयर के बारे में पता था। अब रोज एक खुली हुई कमजोरी बन चुकी थी, एक ऐसा गर्म आलू जिसे कोई भी समझदार व्यक्ति अपने हाथों में नहीं लेना चाहता था। इस हिसाब से देखा जाए तो मिस्टर जिन, गंजे लेकिन अमीर और कामुक, रोज के लिए बुरा विकल्प नहीं थे। मैं रोज को एक तरफ हटाते हुए कुर्सी खींची और बैठ गई। मैं आज यहाँ आप सबके साथ कंपनी के भविष्य पर चर्चा करने आई हूँ, मैंने कहना शुरू किया और फिर मिस्टर वू की ओर मुड़ी। मिस्टर वू, कृपया शेयर होल्डर्स को एल्बर्ट की स्थिति समझाइए। मिस्टर वू का चेहरा तन गया, लेकिन उन्होंने बिना किसी विरोध के एल्बर्ट की मृत्यु की संक्षिप्त जानकारी देना शुरू कर दिया। जब उन्होंने कार एक्सीडेंट का जिक्र किया तो कई शेयर होल्डर्स ने रोज की ओर संदेह भरी नजरों से देखा। कंपनी के शुरुआती दिनों में एल्बर्ट एक ड्राइवर रखने का खर्च नहीं उठा सकता था। यह मानना मुश्किल था कि रोज का इस हादसे में कोई हाथ नहीं था, लेकिन चूंकि कार में सिर्फ वही दो थे और रोज लगातार इसे एक दुर्घटना बता रही थी, पुलिस के पास कुछ कहने को नहीं था। यहाँ तक कि मिस्टर जिन, जो पहले रोज के प्रति सहानुभूति रखते थे, अब ठंडे पड़ चुके थे। रोज ने अपने होंठ काटे, उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं और आंसुओं से कांप रही थीं। वो बेचारी सी लग रही थी। मैंने मेज पर उंगलियां थपथपाईं और एक बड़ा धमाका किया। मुझे एल्बर्ट की कंपनी की बारीकियों की ज्यादा जानकारी नहीं है। पेशेवरों से सलाह मशवरा करने के बाद मैंने उनके शेयर बेचने का फैसला किया है। मैं आप सभी के योगदान को महत्व देती हूँ, इसलिए मैं पहले शेयरधारकों को ही बेचने को प्राथमिकता दूंगी। मैंने अपने बैग से अपने सहायक के कुछ विजिटिंग कार्ड निकाले, उन्हें रोज की ओर बढ़ाया और हल्की मुस्कान के साथ कहा,
मिस ये, क्या आप कृपया ये शेयरधारकों में बांट सकती हैं? शुरुआत में रोज मेरे प्रति सतर्क थी, ये सोचकर कि शायद एल्बर्ट अभी भी मेरा पक्ष ले सकता है। लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि हमारी शादी केवल नाम मात्र की थी, तो उसने गर्व से वो सब कुछ दिखाना शुरू कर दिया जो एल्बर्ट ने उसे उपहार में दिया था। अब अचानक आदेश मिलने पर उसका दिमाग जैसे सुन्न हो गया। उसकी आंखों से दो आंसू की धाराएं बह निकली, एक रोती हुई सुंदरता। एल्बर्ट गुस्से से जल रहा था, लेकिन कुछ करने में असमर्थ था। हालांकि मिस्टर जिन तुरंत रोज का पक्ष लेते हुए आगे बढ़े और शांतिपूर्ण मुस्कान के साथ बोले, मिस लिन, कृपया थोड़ी नरमी बरते, रोज के लिए चीजें मुश्किल मत बनाइए। उसने अपने सहायक को इशारा किया कि वो रोज से कार्ड लेकर उन्हें वितरित करे। मैंने बेरुखी से भौहें उठाईं। जब प्रत्येक शेयरधारक को कार्ड मिल गया तो मैंने स्पष्ट किया, आपके पास सोचने के लिए 3 दिन हैं। इसके बाद मैं खरीदारों से संपर्क करूंगी और 55% हिस्सेदारी बेच दूंगी। मैं दरवाजे तक गई, फिर रुककर रोज की ओर देखा। मत भूलिए कि पुलिस स्टेशन पर मैंने आपसे क्या कहा था, मिस ये। मैं अपना हक लेने आऊंगी, बेहतर होगा कि तुम इसे जल्द ही सुलझा लो। ये कहते ही मैं बाहर निकल गई। मेरी एड़ी की आवाज फर्श पर गूंज रही थी। अध्याय 9। एक अदृश्य शक्ति ने एल्बर्ट को खींचा, उसे मजबूर किया कि वह मेरे साथ इमारत से बाहर कदम दर कदम चले। कार में वो मेरे बगल में बैठा, चेहरे पर हार स्वीकारने वाला भाव था। मुझे अपने शेयर बेचने और रोज की जिंदगी मुश्किल बनाने के लिए संकल्पित देखकर आखिरकार उसने संघर्ष करना छोड़ दिया और नर्म लहजे में बात की। ग्लो, मैं जानता हूं कि मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, लेकिन मैंने कुल मिलाकर तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार नहीं किया। कृपया, मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, शेयर केविन को बेच दो और रोज को इससे दूर रखो। केविन एल्बर्ट का मूल बिजनेस पार्टनर था और हमारी शादी में गवाह भी। मैं उसे मीटिंग में नहीं देख पाई थी, केवल उसका असिस्टेंट ही आया था। मैंने नज़र झुकाई और अपने फ़ोन पर जोआक्विन के किंडरगार्टन टीचर द्वारा भेजा गया एक वीडियो देखा। वीडियो में जोआक्विन अपने बैग से स्नैक्स निकालकर एक एक करके अपने दोस्तों को दे रहा था। बच्चे तालियां बजा रहे थे और गा रहे थे, उसके चारों ओर एक घेरा बना रहे थे। जोआक्विन बीच में खड़ा था, इतना चौड़ा मुस्कुरा रहा था कि उसकी आंखें बस छोटी सी लकीरें लग रही थीं। वो पूरी तरह से खुश दिख रहा था। एल्बर्ट चुपकर वीडियो पर नजर डालने लगा। जो शब्द वो कहना चाहता था वे उसके गले में ही अटक गए। उसने कुछ नहीं कहा, बस स्क्रीन पर जोआक्विन के खुश चेहरे को देखता रहा। जैसे ही ड्राइवर ने विला के सामने गाड़ी रोकी, मैंने अपने सहायक को जल्दी में लौटते हुए देखा। द्वीप यात्रा के बाद से वो काम में डूबा हुआ था और बेहद थका हुआ लग रहा था। मुझे अपने द्वारा बांटे गए बिजनेस कार्ड्स का ख्याल आया और हल्का सा अपराधबोध महसूस हुआ। इसलिए मैंने कहा, इस साल तुम्हारा ईयर एंड बोनस 2 गुना होगा। मैंने उसके कंधे पर हल्की थपकी दी और अंदर चली गई। साल के अंत में बोनस 2 गुना मिलने की बात सुनकर उसके थके हुए चेहरे पर तुरंत चमक आ गई। वह मेरे पीछे पीछे अंदर आया और कागजी दस्तावेज, दाह संस्कार प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र निकालकर मुझे दिखाए। मैंने ये पहले ही वकील को सौंप दिए हैं। आपके और छोटे मालिक के नाम पर स्वामित्व हस्तांतरण की प्रक्रिया चल रही है। दस्तावेज लेते ही मैंने उन्हें उस एकल सोफा पर फेंक दिया जहां एल्बर्ट का भूत बैठा था। आपकी मेहनत के लिए धन्यवाद, मैंने कहा, फिर दिन भर की घटनाएं दोहराईं। जैसे ही मैंने बोलना खत्म किया, उसका फोन बज उठा। उसने मुझसे अनुमति लेने के लिए देखा और मैंने सहमति में सिर हिलाया। उसने स्पीकर ऑन कर दिया। दूसरी तरफ से एक पुरुष आवाज हड़बड़ाते हुए गूंजी, मिस लिन से कहो, मुझे वे शेयर चाहिए जो उनके पास हैं। उस आदमी की आवाज में उम्र की हल्की झलक थी। यह मिस्टर जिन थे। मैंने पानी का गिलास उठाया और होठों तक लाया। इस समय, इस लहजे में, रोज वाकई में बिल्कुल भी चुनिंदा नहीं है। मैंने तुरंत कुछ भी स्वीकार नहीं किया। इसके बजाय मैंने ड्राइवर से कहा कि कार को ठीक से साफ करे, फिर जोआक्विन को लेने निकलने की तैयारी की। किंडरगार्टन के बाहर पहले से ही कई माता पिता इंतजार कर रहे थे। उनकी लग्जरी गाड़ियां सड़क के किनारे खड़ी थीं। जोआक्विन एक निजी किंडरगार्टन में जाता था जहां उच्च मानक थे और इसके सामाजिक दायरे में शायद ही कोई अवांछनीय व्यक्ति शामिल होता। मैंने कुछ परिचित अभिभावकों का अभिवादन किया जिनसे पहले की मुलाकातों में जान पहचान हो चुकी थी। जोआक्विन के एक सहपाठी की मां, मिसेज डेविड, गर्मजोशी से मुस्कुराईं और मेरी ओर बढ़ीं। मैंने देखा कि मेरे डेविड को वो स्नैक वाकई में बहुत पसंद आया जो जोआक्विन आज स्कूल लेकर आया था। क्या आप मुझे लिंक भेज सकती हैं? उनकी आवाज़ नर्म और मधुर थी। मैंने जल्दी से उनके फ़ोन पर लिंक भेज दिया।
मिसेज डेविड ने तुरंत मिस्टर डेविड को कॉल कर जानकारी साझा की। संकेत समझते हुए मैं एक और खड़ी हो गई और अंदर बच्चों को अपने शिक्षक के साथ बातचीत करते हुए देखने लगी। जोआक्विन ने मुझे देखा और उत्साह से हाथ हिलाया, फिर मुस्कुराते हुए मुझे एक फ्लाइंग किस भेज दिया। जोआक्विन हमेशा से बहुत समझदार बच्चा था। उसके ध्यान भटकते देख टीचर मुस्कुराई और उसे धीरे से ग्रुप की ओर वापस ले गई। एल्बर्ट, जो आज असामान्य रूप से शांत था, धीरे धीरे मेरे करीब आ गया। आसपास खड़े माता पिताओं पर नजर डालते हुए वो एक पल के लिए झिझका, फिर धीरे से पूछा, हमेशा तुम ही उसे लेने आती थी? चिढ़कर मैंने उसे तिरछी नजर से देखा। क्या जोआक्विन के पिता मर नहीं चुके? एल्बर्ट एकदम से ठहर गया, उसका चेहरा और भी काला पड़ गया। दोपहर से ही वो मेरे फैसलों पर गुस्से में था और मेरी इस बात ने जैसे उसकी सहनशक्ति की सीमा पार कर दी। अब उसका चेहरा समुद्री काई से भी ज्यादा काला लग रहा था। उसकी तकलीफ देखकर मेरा मूड और भी अच्छा हो गया। मैं एल्बर्ट को सालों से जानती थी, पहले एक रिश्ते में और फिर शादी में। मुझे अच्छी तरह पता था कि उसे सबसे ज्यादा चोट कहाँ पहुंचेगी। तब मैं खुद को रोक लेती थी क्योंकि मुझे उसे अपने निजी एटीएम की तरह इस्तेमाल करना था, लेकिन अब जब ऐसी कोई चिंता नहीं थी तो संयम बरतने की भी जरूरत नहीं थी। स्कूल की छुट्टी होते ही जोआक्विन दौड़कर मेरी बाहों में आ गया और मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। वो अपनी टीचर को अलविदा कहते हुए खुशी से हाथ हिला रहा था। गाड़ी में बैठते ही उसकी छोटी छोटी हथेलियां हवा में लहराने लगी और वो पूरे जोश से अपने दिन भर के किस्से सुनाने लगा। अचानक जोआक्विन की आंखें बड़ी हो गईं और उसने मासूमियत से पूछा, मम्मी, आज जोजो ने कहा कि सबके पास एक मम्मी और एक डैडी होते हैं, लेकिन मेरे पास तो सिर्फ मम्मी है, ऐसा क्यों? उसकी आवाज में उदासी या उलझन की कोई झलक नहीं थी, बस एक सीधा सा सवाल था। मैंने राहत की एक हल्की सांस ली। जोआक्विन के जन्म के बाद से ही मैं इस पल के लिए तैयार थी। हालांकि एल्बर्ट कभी कभी जोआक्विन से मिलने आता था, लेकिन मैंने उन्हें ज्यादा घुलने मिलने नहीं दिया। जब भी वो आता, मैं उसकी मुलाकातें तब तय करती जब जोआक्विन सो चुका होता। एल्बर्ट के माता पिता के निधन के बाद और रोज के साथ उसके व्यस्त होने पर उसकी मुलाकातें और भी कम हो गईं। जोआक्विन के लिए उसका पिता सिर्फ एक नाम था, एक धुंधली सी याद भी नहीं। एल्बर्ट पास ही मंडरा रहा था, उसकी आंखों में बेचैनी थी, मानो वो बेसब्री से सुनना चाहता हो कि मैं क्या जवाब दूंगी। मैंने उसे नजरअंदाज किया, पल भर को रुकी, फिर तय किया कि जोआक्विन को सच बता दूंगी। जोआक्विन बाकी बच्चों से अलग था, ज्यादा समझदार, शांत और सुलझा हुआ। मैं चाहती थी कि हमारा रिश्ता सिर्फ माँ बेटे का न होकर दोस्ती जैसा भी हो। शांत स्वर में मैंने उसे एल्बर्ट और अपनी कहानी सुनाई, कैसे सालों तक हमारी जिंदगी एक दूसरे से उलझी रही। जब मैंने उसे एल्बर्ट के धोखे के बारे में बताया तो मेरी आवाज लड़खड़ा गई और आंखें नम हो गईं। वो यादें अब भी ताज़ा थी, चाहे मैं जितनी भी कोशिश कर लूं खुद को संभालने की। आंसुओं की धुंध के पार मैंने देखा कि एल्बर्ट अनायास ही उन्हें पोंछने के लिए हाथ बढ़ा रहा था। कितना हास्यास्पद। मैंने जोआक्विन को उसकी सीट से उठाया और कसकर गले लगा लिया। लेकिन मम्मी के पास तुम हो, जोआक्विन, तुम्हारे साथ मम्मी को किसी चीज से डर नहीं लगता। जोआक्विन मेरे गले से लिप गया और देर तक रोता रहा। जब आखिरकार हम ड्राइववे में पहुंचे तो उसने मुझे छोड़ दिया और अपनी बड़ी काली आंखें तेजी से झपकाने लगा ताकि आंसू न गिरे। मम्मी, घर में मेरे होने से ही सब कुछ पूरा है, मैं आपकी रक्षा करूंगा। उसका नन्हा गंभीर चेहरा देखकर मेरा दिल पिघल गया। मैं अपनी हंसी रोक नहीं पाई और उसे कसकर गले लगा लिया। ठीक है जोआक्विन, अब से तुम ही मम्मी की रक्षा करोगे। अध्याय 11। जब जोआक्विन नैनी के साथ अंदर चला गया, मैं कार में बैठी रही, खाली निगाहों से पैसेंजर सीट को ताकती रही। एल्बर्ट ने पूरा किस्सा सुना था जो मैंने जोआक्विन को बताया। शायद पहली बार उसने महसूस किया कि उसकी हरकतें किसी और नजरिए से कितनी बेरहम थीं। वो खामोश रहा। मैं, एल्बर्ट की आवाज ने सन्नाटे को तोड़ा, बेवजह और परेशान करने वाली। मैं कार में रुकी, अपने विचारों को समेटने के लिए, ना कि उसकी माफी या शिकायतें सुनने के लिए। दरवाजा खोलकर मैं बाहर निकली और जैसे ही मेरी हील्स फर्श से टकराईं, एक ठहरी हुई आवाज गूंज उठी। मैं बिना रुके आगे बढ़ी। एल्बर्ट ने खुद से मेरा पीछा नहीं किया, लेकिन वह अदृश्य शक्ति जो उसे मुझसे बांधे रखती थी, उसे घसीटते हुए मेरे साथ खींच लाई। और इसी तरह तीसरा दिन आ गया। जोआक्विन को किंडरगार्टन छोड़ने के बाद मैं सीधे एल्बर्ट की कंपनी पहुंची। मिस्टर वू ने मुझे देखा और बिना समय गंवाए कॉन्फ्रेंस रूम तक पहुंचाया। रास्ते में मैंने अपने असिस्टेंट के साथ पूरी स्थिति पर चर्चा कर ली थी। एल्बर्ट की कंपनी अच्छी स्थिति में थी,
लेकिन पिछले 3 दिनों में मिले सभी ऑफर्स में से मिस्टर जिन की शर्तें सबसे अधिक फायदेमंद थीं। हमारी आखिरी बातचीत के बाद मिस्टर जिन ने डील को और भी आकर्षक बना दिया था। एल्बर्ट को मेरी मंशा अच्छे से पता थी, लेकिन इस बार उसने गुस्सा नहीं दिखाया। जब हम कॉन्फ्रेंस रूम के करीब पहुंचे तो उसने बस हल्की आवाज में गुजारिश की, कृपया रोज के साथ इतना कठोर मत बनो। लग रहा था कि उसे वाकई रोज से लगाव था। मेरे असिस्टेंट द्वारा भेजे गए ताज़ा संदेश को याद करते हुए मैंने कोई जवाब नहीं दिया और दिलचस्पी से दरवाज़ा धकेल कर खोल दिया। मैं सोच रही थी कि जब एल्बर्ट देखेगा कि कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर क्या चल रहा है, तो क्या वो रोज के लिए अब भी इतना नर्म दिल रहेगा। अध्याय 12। जैसे ही कॉन्फ्रेंस रूम का दरवाज़ा खुला, मेरी नज़र सबसे पहले रोज पर पड़ी, जो मिस्टर जिन के बगल में बैठी थी। वो मासूम और सरल दिखने वाली छवि जिसे वो एल्बर्ट के सामने बनाए रखती थी, अब पूरी तरह गायब हो चुकी थी। आज उसने एक टाइट सफ़ेद ब्लाउज पहना था, जिससे उसकी हल्की से झलकती काया मुश्किल से छिप रही थी। उसकी काली पेंसिल स्कर्ट बेहद छोटी थी, जिससे कल्पना के लिए कुछ खास नहीं बचा था। जिनका हाथ हल्के से उसकी गोरी जांघ पर टिका हुआ था। कितना दिलचस्प नज़ारा था। ऐसा लग रहा था कि मेरे संदेह सही थे। इन दोनों का रिश्ता शायद पिछली मीटिंग के बाद ही शुरू हो गया था। जिन की पहली फ़ोन कॉल के दौरान उसकी हौंफती हुई आवाज़ का कारण अब पूरी तरह समझ में आ रहा था। यह उसकी नई परी को जीतने की खुशी से आया था। जैसे ही रोज ने मुझे साधारण शिफॉन ड्रेस में देखा, उसने थोड़ी ऊपर उठा ली। उसके चेहरे पर साफ साफ विजय की झलक थी। मेरी नज़र के कोने से मैंने एल्बर्ट को रोज की तरफ भागते देखा। उसका आत्मा जैसे गुस्से से कांप रही थी। अब तक मैं एल्बर्ट के ऐसे भावनात्मक उतार चढ़ाव की आदी हो चुकी थी। उसकी प्रतिक्रियाएं अब मुझे चौंकाती नहीं थीं। मैंने एक कुर्सी खींची, उस पर बैठी और कमरे में मौजूद लोगों पर नज़र दौड़ाई। पिछले कुछ दिनों में हमें कई प्रस्ताव मिले, लेकिन गहराई से विचार करने के बाद मैंने फैसला किया है कि मैं ये शेयर मिस्टर जिन को बेचूंगी। मैंने अपने वकील द्वारा तैयार किया गया कॉन्ट्रैक्ट मिस्टर जिन की ओर बढ़ाया। आशा है कि यह सहयोग सुखद रहेगा। जिन ने तुरंत अपना हाथ रोज की जांघ से हटा लिया और दस्तावेज को ध्यान से पलटने लगा। शर्तों की पुष्टि करने के बाद उसने बेझिझक हस्ताक्षर कर दिए। व्यवसाय करने में आनंद आया, मिस लिन। एल्बर्ट पहले ही जमीन पर गिर चुका था, पूरी तरह से हारा और टूट चुका। कमरे की हलचल के बीच उसकी धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी। मैंने ये सब क्या कर दिया, सिर्फ ऐसी औरत के लिए। लेकिन अब वो मेरी चिंता का विषय नहीं था। अध्याय 13। अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेने के बाद रोज ने शालीनता को ताक पर रख दिया और जिन की गर्दन में बाहें डालकर उसे चूम लिया। जिन रोज के प्रेम प्रदर्शन से प्रसन्न होकर मुझे अहंकार से देखकर हाथ हिलाने लगा। मिस लिन, क्यों न रोज को माफ कर दें। वे शेयरधारक, जिन्हें अब तक हिस्सेदारी नहीं मिली थी, दिलचस्पी से देखने लगे कि यह नज़ारा आगे कैसे बढ़ेगा। मुझे जिन को एक छोटी सी सद्भावना दिखाने में कोई आपत्ति नहीं थी। सिर हल्का सा झुकाकर मैंने सहजता से जवाब दिया, लेकिन मिस्टर जिन, आपको पता होना चाहिए कि मिस ये ने मेरे पति के काफ़ी पैसे खर्च किए हैं। मैं बेवजह कोई परेशानी खड़ी नहीं करना चाहती थी, लेकिन जो जोकिन और मेरा था वह गैर मोलभावी था। रोज हमेशा की तरह खुद को पीड़िता दिखाते हुए जिन की ओर देखकर नखरे से बोली। मिस्टर जिन, उसकी आवाज में शहद घुला हुआ था, जरूरत से ज्यादा मीठी। अपनी सुंदरता को खुश करने के लिए बेताब जिन ने अपने सहायक की ओर इशारा किया, जिसने मुझे एक कार्ड सौंप दिया। मैंने रोज द्वारा ली गई हर चीज की कीमत का अंदाजा लगाया। ये कार्ड इसकी भरपाई कर देगा। जिन ने मुझे एक चिकनी मुस्कान के साथ आंख मारी। अगर मिस लिन को भविष्य में किसी चीज की जरूरत हो तो बेहिचक मुझसे संपर्क करें। मुझे जवाब देने की कोई परवाह नहीं थी। ये हमारे जीवन का आखिरी टकराव था। कार्ड लेते हुए मैंने ठंडे लहजे में कहा, तो बधाई हो मिस्टर जिन, आपने न केवल शेयर बल्कि खूबसूरती भी हासिल कर ली। चैप्टर 14। जब मैं इमारत से बाहर निकली तो मैंने पीछे मुड़कर उस ऊंची गगनचुंबी इमारत को देखा, जहां लोग आ जा रहे थे। एक पल के लिए मुझे उदासी का एहसास हुआ। ऐसा लगा जैसे मैं कॉलेज में वापस लौट आई हूँ, जब एल्बर्ट, जो अभी भी युवा और महत्वाकांक्षी था, ने उतनी ही युवा ग्लोरिया को अपनी बाहों में समेटा था और उसे हमेशा के लिए प्यार करने का वादा किया था। लेकिन अंत में सब कुछ बदल चुका था। मेरे सहायक की सतर्क छाया जो मेरे पीछे आ रही थी, ने मुझे मेरी यादों से बाहर खींच लिया। मैंने हंसते हुए कहा, जैसे ही यह सब खत्म हो जाएगा, तुम्हें कुछ दिन की छुट्टी दूंगी। वह हैरान होकर मुझे देखने लगा और फिर थोड़ी देर सोचने के बाद पूछा, और साल के अंत का बोनस? क्या मैं वो प्रकार की बॉस थी जो अपने कर्मचारियों का शोषण करती है? मैंने अपनी बैग से उसके सिर पर हल्की सी थपकी दी।
अगर तुम बोनस के बारे में बार बार पूछोगे तो वो दोगुना नहीं होगा। वो जल्दी से हंसते हुए हार मान गया। अध्याय 15। जिस दिन मुझे रोज के बारे में फिर से खबर मिली, वो एक दोस्त से थी। मिस्टर जिन अपनी दौलत के बावजूद उन चीजों को रखने वाले नहीं थे जो बेकार हों। रोज में उनकी दिलचस्पी केवल शारीरिक थी। अब जब एल्बर्ट तस्वीर से बाहर था तो रोज ने अपनी संतुष्टि पाली थी, लेकिन अत्यधिक भोग का अपना एक दाम होता है। जिन जल्दी ही बोर हो गए। धन से दरिद्री तक का सफर आसान था, लेकिन इसका उलट असंभव था। जब जिन ने रोज को छोड़ दिया तो रोज को नए साथी मिलने में कोई परेशानी नहीं हुई। पहले मिस्टर ली, फिर मिस्टर वांग। जल्द ही वो सोशल सर्कल्स में एक हाई एंड एस्कॉर्ट के रूप में कुख्यात हो गई। अंत में उसने एक बीमारी पकड़ ली और एक सर्दी की रात एक सुनसान गली में अकेले मर गई। रिपोर्ट के अनुसार एक गिरोह के हमले के बाद जैसे ही संकेत मिला, एल्बर्ट की आत्मा भी उसी दिन रुखसत हो गई। रोज का असली रूप देखने के बाद वह असाधारण रूप से चुप हो गया था। मुझे अक्सर यह याद नहीं रहता था कि वो अभी भी मेरे आसपास है, लेकिन सौभाग्य से मुझे उसकी कोई परवाह नहीं थी। मेरे दिन शांत और बिना किसी उलझन के थे। आखिरकार जीवन में सबसे जरूरी बात है खुशी। एडिशनल चैप्टर। 1 सालों का समय पलक झपकते ही बीत गया। अब एक युवा और बेहद हैंडसम लड़के के रूप में जोआक्विन ने अपने कॉलेज मिलिट्री ट्रेनिंग के दौरान ली गई एक फोटो के वायरल होने के बाद इंटरनेट पर सनसनी मचा दी। अभिनय के प्रति अपने जुनून से प्रेरित होकर जोआक्विन ने आखिरकार एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कदम रखने का निर्णय लिया। जितना वो जिद्दी था, जोआक्विन ने मेरी कनेक्शंस का उपयोग कर बेहतर स्क्रिप्ट्स प्राप्त करने के प्रस्तावों को ठुकरा दिया। इसके बजाय उन्होंने छोटे भूमिकाओं से शुरुआत की। एक दृश्य वाले साधु से लेकर एक महत्वपूर्ण चरित्र वाले मुख्य नायक तक सब कुछ निभाया। वो समर्पित थे, अपने कौशल को निखारने पर ध्यान केंद्रित करते थे, और सबसे महत्वपूर्ण बात, वो वास्तव में खुश थे। केवल एक नकारात्मक पहलू ये था कि होकिन अब घर बहुत कम आते थे। एक देर से गर्मियों की शाम होकिन फिल्म सेट से लौटे और उन्होंने पूछा कि क्या मैं उनके साथ एक विविध शो में शामिल होंगी। यह एक परिवार केंद्रित धीमी गति वाला रियलिटी शो है, उन्होंने समझाया। ये सब एक साथ समय बिताने के बारे में है। मैंने तुम्हारे साथ उम्रों से यात्रा नहीं की है, इसलिए मैंने सोचा कि यह एक सही मौका होगा। दुनिया में होकिन एक उभरता हुआ सितारा थे जिन्हें अनगिनत प्रशंसकों द्वारा प्यार किया जाता था, लेकिन घर पर वो अभी भी वही प्यारा और विचारशील बेटा था जो कभी कभी थोड़ी शरारती जिद भी करता था। स्टाफ ने उनके बचपन के बारे में कई सवाल पूछे और मैंने उन सभी के जवाब दिए। होकिन ने शरारती शिकायतों के साथ माहौल को हल्का कर दिया और शूटिंग सुचारू रूप से चली। शो का पहला पड़ाव एक द्वीप था। चूंकि यह एक धीमी गति वाला रियलिटी शो था, इसलिए हमारे पीछे बहुत सारे कैमरामैन नहीं थे, जिससे हमें यात्रा का वास्तव में आनंद लेने का मौका मिला। दिन बहुत तेजी से बीत गए और जल्द ही हम अंतिम गंतव्य पर पहुंचे, खूबसूरत यूनान प्रांत। जब होकिन निर्देशक द्वारा दिए गए एक कार्य में व्यस्त थे, मैंने एक मोर अभयारण्य का दौरा किया। हरे भरे पेड़ों और शांत वातावरण ने मुझे मंत्रमुग्ध कर दिया और मेरे हाथों में भोजन देखकर मोर जल्दी से मेरे आसपास इकट्ठा हो गए। जब होकिन वापस आए तो हम सितारों भरे आकाश के नीचे बारबेक्यू का आनंद लेने के लिए एलहाई झील की ओर चल पड़े। शायद ये शराब की वजह से था, लेकिन होकिन के गाल लाल हो गए और उनकी आंखें न रोकी जा सकने वाली आंसुओं से चमक उठी। माँ, मैं तुम्हें ऐसी यात्रा पर ले जाना चाहता था बहुत लंबे समय से, उन्होंने कहा। उनकी आवाज कांप रही थी। जब उन्होंने अपनी बात पूरी की तो उनके शब्दों में एक सिसकी सी छिपी हुई थी। मैंने उन्हें गले लगा लिया, उन्हें सांत्वना देते हुए जैसे मैं उन्हें बचपन में दिया करती थी। होकिन, तुम एक अद्भुत इंसान बन गए हो। अपने जीवन भर होकिन मेरे लिए गर्व और खुशी का स्रोत रहे हैं। उनकी उम्र से कहीं अधिक विचारशील और परिपक्व, उन्होंने कभी भी लापरवाह फैसले नहीं किए। यहाँ तक कि जब वे अनिश्चित होते थे तो वे मेरी सलाह लेने आते थे। मनोरंजन उद्योग में प्रवेश करने का उनका निर्णय कोई आवेगपूर्ण कदम नहीं था, बल्कि यह एक ऐसा विकल्प था जिस पर उन्होंने सावधानीपूर्वक विचार किया था, और वे सफल हुए, अपने आप में एक चमकते सितारे बन गए। होकिन जैसे बच्चे के माता पिता होने के नाते मैं इससे अधिक गर्वित और खुश नहीं हो सकती थी। जैसे ही शो समाप्त हुआ, होकिन फिल्मांकन में वापस चले गए। हालांकि उन्होंने अपनी गति को समायोजित किया और हर प्रोजेक्ट के बाद 2 महीने का अवकाश लेने लगे ताकि वे मेरे साथ समय बिता सके। तब तक मैंने अपनी कंपनी को पेशेवर प्रबंधकों को सौंप दिया था। मेरे दिन खरीदारी, यात्रा और कभी कभी दोस्तों के साथ महजूब खेलने में बीतते थे। कोई आदमी नहीं, कोई समस्या नहीं, जीवन अभी भी शानदार था। अतिरिक्त अध्याय 2। ग्लोरिया का साथ छोड़ने के बाद मैं उस नर्क की गहराई में नहीं गया जैसा मैंने उम्मीद की थी। जब मैंने फिर से आंखें खोली तो खुद को हाई स्कूल में वापस पाया
वो दिन जब मैंने पहली बार ग्लोरिया से मुलाकात की थी। वो मुझसे थोड़ी दूर आगे चल रही थी। उसकी ऊंची पोनीटेल हर कदम के साथ लहरा रही थी और उसकी वर्दी साफ और सुव्यवस्थित थी। वो अपने दोस्तों के साथ खुलकर हंस रही थी, बेफिक्र और चमकती हुई। मेरे पिछले जीवन में मैंने जानबूझकर उसके पास एक गेंद फेंकी थी ताकि मैं उससे बातचीत शुरू कर सकूं। वो अद्भुत थी। मैंने गेंद को कसकर पकड़ लिया। मेरी हथेलियां पसीने से भीग गईं। इस बार मैं उसके पास जाने की हिम्मत नहीं कर सका। अगले 2 सालों तक मैंने ग्लोरिया को दूर से देखा। मेरे द्वारा उसे रोके बिना वो खिल उठी। मेरे नाजुक अहंकार को संभालने की जरूरत से मुक्त होकर वो फली फूली और राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षाओं से पहले ही देश के शीर्ष विश्वविद्यालय में दाखिला ले लिया। मैं मजबूरन कड़वाहट भरी हंसी हंस पड़ा। पिछले जीवन में उसने मेरे लिए कितना समझौता किया था, चाहे मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, मैं उसके बराबर नहीं पहुंच सका। आखिरकार मुझे उसके पास के एक विश्वविद्यालय में स्वीकार कर लिया गया, लेकिन यह उसके प्रतिष्ठित संस्थान से बहुत दूर था। कॉलेज में हमारे रास्ते और अलग हो गए। ग्लोरिया ने, जैसा कि उम्मीद थी, कैंपस की सुंदरता का खिताब हासिल कर लिया। यहाँ तक कि मुझे भी पता था कि कम से कम 7 या 8 प्रशंसक उसका ध्यान पाने की कोशिश कर रहे थे और वे सभी मुझसे कहीं बेहतर थे। इस बीच मैं सिर्फ एक असफल व्यक्ति था, एक ऐसे गड्ढे में फंसा हुआ जिससे मैं बाहर नहीं निकल सकता था। काम शुरू करने के 6 साल बाद मैं रोज से फिर से मिला। समय पर स्नातक करने में असफल होने के कारण मैं नौकरी खोजने के सबसे अच्छे मौके से चूक गया था। गुजारा करने के लिए संघर्ष करते हुए मैंने एक पुराने स्कूटर पर खाना डिलीवर करना शुरू कर दिया। एक दिन एक डिलीवरी मुझे एक लग्जरी अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स तक ले गई। चमकदार कारों के बीच मेरे पुराने स्कूटर का नज़ारा बहुत अजीब लग रहा था। जब मैंने ग्राहक को फ़ोन किया तो एक परिचित आवाज़ ने जवाब दिया, अभी आ रही हूँ। ये रोज़ थी। वो कुछ ही पलों बाद एक रेशमी और मोहक नाइट गाउन में प्रकट हुई और मेरे हाथों से मिल्क टी ले ली। लेकिन रोज़ एक गरीब परिवार से थी। वो इस तरह की जगह बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मेरे पिछले जीवन में जिनके साथ उसके अंतरंग पलों की यादें अचानक मेरे दिमाग में वापस आ गईं। वो हमेशा से ऐसी ही थी। मैं अंधा हो गया था। क्या देख रहे हो तुम बेकार डिलीवरी वाले, रोज़ ने गुस्से में कहा, अपने सीने को हाथ से ढकते हुए। मुझे एहसास हुआ कि मैंने नज़र हटाई ही नहीं थी। वो बुदबुदाते हुए चली गई, मैं तुम्हें एक बुरी रिव्यू दूंगी। जमीन पर बैठकर मेरा दिमाग ग्लोरिया की यादों में खो गया। मेरे पास एक समय सबसे अच्छी थी। मैंने कैसे रोज़ जैसी किसी के कारण अपनी सोच को धुंधला होने दिया। मेरा फ़ोन बज उठा। एक नोटिफिकेशन, रोज़ की तरफ से एक स्टार रिव्यू। मैंने ग्लोरिया का सोशल मीडिया प्रोफाइल खोला। मेरे करियर या मेरी स्वार्थी ज़रूरतों से बंधी नहीं, उसने अपने सपनों को पूरा किया था। उसकी नवीनतम पोस्ट में ग्लोरिया एक मंच पर आत्मविश्वास से खड़ी थी। उसकी शांत मुस्कान में सुंदरता झलक रही थी।